जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारे क्लास का टॉपिक है पूरा वस्तुओं की काल निर्धारण विधियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक हमारे पूरा वस्तुओं की काल निर्धारण विधियाँ। पूरा वस्तुओं की काल निर्धारण विधियाँ जो है ना, ये इतिहास लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बिना काल किसी इतिहास का काल ना निर्धारित हो तो उसका कोई इतिहास विशेष महत्व नहीं रखता है। तो वैसे ही जो काल निर्धारण, हमें किसी टाइम पीरियड का काल निर्धारण पता चलता है, वो कैसे पता चलता है, उन्हीं चीज़ों की हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो जो क्लास का टॉपिक है वो हमारे पूरा वस्तुओं की काल निर्धारण विधियाँ आज की क्लास का टॉपिक है। तो पूरा वस्तुएं हम लोग समझ लेते हैं कि पूरा वस्तुएं किसे कहते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो पूरा वस्तुएं या पूर्वाशेष कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे डेटिंग मेथड के नाम से इस लेसन को जाना जाता है। हिंदी में पूरा वस्तुएं या पूर्वाशेषों की काल निर्धारण विधियों के नाम से जाना जाता है। बात करें हम पूर्वाशेष किसे कहते हैं या पूरा वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो पूरा वस्तुएं वो होती हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता किसी पूर्वा स्थल पे खुदाई करता है। उस खुदाई में जो मानव से संबंधित जितनी भी सामग्री होता है, कि जैसे मानव कोई भी चीज यूज करता है तो यूज करने के बाद जो वेस्ट हो जाते हैं वो चीजें फेंक देता है तो कहीं ना कहीं अंतिम रूप में जाके वो मिट्टी में ही समाहित हो जाती है। जितने भी यूज करने वाली चीजें हैं, नेचुरल या फिर मानव के द्वारा निर्मित की गई चीजें, उनका जो समापन होता है अंतिम रूप से वो मिट्टी में ही जाके मिल जाती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ता, वो उस स्थल पे खुदाई करते हैं। जब उस स्थल से खुदाई करने के बाद वो एविडेंस मिलते हैं जो मानव प्रयोग करता है, जैसे मानव जो प्रयोग करता है या फिर नेचर से संबंधित जो चीजें रहती हैं, जलवायु से संबंधित चीजें रहते हैं, कृषि शास्त्र से संबंधित चीजें रहते हैं, मानव में जैसे कि मानव भांडों का यूज करता है, मानव कपड़े का यूज करता है, मानव टूल्स का यूज करता है, मानो एनीवन जो चीजें प्रयोग करता है वो चीजें मिट्टी में हमें मिलती हैं। वैसे जानवर उतनी टाइम पीरियड में कौन कौन से जानवर मिल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके हड्डी जो होती है वो एविडेंस के रूप में ज्यादातर मिलती हैं। तो मानव में भी वही हाल है कि मानव के अवशेषों में केवल उसका हड्डी वाला भाग ही, अस्थिपिंजर वाला ही मिलता है। पूरे बॉडी में जानवर या मनुष्य से संबंधित कोई हड्डी का ही टुकड़ा जो अंतिम रूप से मिट्टी में मिल सकता है, बाकी तो चीजें सड़गल के नष्ट हो जाती है। शेष बची चीजें जो मिलती है उत्खनन में, वही पूर्वाशेष के अंतर्गत आती हैं। तो ये बात हो गई पूर्वाशेष। वो जो पूर्वाशेष मिलते हैं, किसी स्थल पे खुदाई किया पुरातत्ववेत्ता, वहां से ये स्थल से ये पूर्वाशेष मिले हैं। लेकिन अगर वो पूर्वाशेष प्राप्त हुए हैं, अगर किसी, जैसे मुझे एक मोहर मिली है उत्खनन से, अगर मोहर उत्खनन से मिली है, वो मोहर की हमें डेट ना पता चले, तो कैसे कह सकते हैं ये मोहर इतनी प्राचीन है, इतनी नवीन है। उसकी डेट पता चल पाएगी तभी तो उसका इतिहास जान पाओगे कि ये मोहर इतनी पुरानी है, तभी उसका महत्व समझ पाओगे। तो बहुत महत्व रखते हैं ये पूर्वाशेषों की डेटिंग निकालने। तो आज की क्लास में हम लोग बस ये जो एविडेंस मिलते हैं पुरातत्ववेत्ता, हम लोग देखते हैं कि वहां के उत्खनन से ये मिला, न्यूज में निकलता है कि वहां के उत्खनन से, जैसे कि अभी कि सोनौली से बहुत सारे हमें सोने के आभूषण मिले, या फिर वहां पे टॉयलेट मिले, इस टाइप से रथ मिला। तो ये सब कैसे पता चलता? वो रथ मिला, लेकिन उसकी डेटिंग कैसे होती है? डेटिंग इसी मेथड जो है आर्कियोलॉजी की, उसी के आधार पे होती है। तो तभी पता चल पाता है ये सोनौली जो पूरा स्थल है को ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है, ये इतना पुराना सोनौली स्थल से रथ मिला है या सोने के आभूषण मिले हैं, तो उसकी डेटिंग निकाली जाती है, तभी उसका इतिहास लिखा जाता है। तो पूर्वाशेषों का बहुत महत्वपूर्ण है ये इतिहास में। तो जैसे कि अगर बात कर ले हम पूर्वाशेषों में कि हमारा पाषाण काल, जो पाषाण काल है, इसे इतिहास 3 भागों में डिवाइड है: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें से जो प्रागैतिहासिक काल है वो पूरी तरीके से आदिऐतिहासिक और ये प्रागैतिहासिक जो इतिहास है वो पूरी तरीके से ये पूरा वस्तुओं या पूर्वाशेषों के आधार पे ही लिखा गया, क्योंकि उतनी टाइम का हमारे पास कोई साहित्य विवरण नहीं प्राप्त होता जैसे ऐतिहासिक काल का प्राप्त होता है। तो जो आदि ऐतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल है, उसका जितना बड़ा हम लोग आज इतिहास पढ़ते हैं वो सब पूरा वस्तुओं के आधार पे ही लिखा गया है कि उत्खनन से जो जो चीजें मिली है उनकी डेटिंग की गई है,
तब पता चला है कि इतने पुराने ये चीजें हैं। जैसे कि पाषाण काल की बात ले लें तो पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो भारत के संदर्भ में 5 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन जैसे कि बोरी स्थल की जो खोज हुई है, महाराष्ट्र में एक बोरी स्थल है, वहां की डेटिंग जो आई है, जहाँ वहां से जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं, पुरासेस या टूल्स जो भी है मानव से संबंधित, उनकी डेटिंग की गई तो उनकी डेटिंग 14 लाख ईसा पूर्व आई। तो डेटिंग अगर ना की जाती, वो जो एविडेंस प्राप्त हुए, तो कैसे कह सकते थे कि हमारे जो भारत का इतिहास है वो पाषाण काल 14 लाख ईसा पूर्व पुराना है। उसकी डेटिंग की गई तभी तो महत्व है, नहीं तो पुरासेस का कोई महत्व ही नहीं है। तो डेटिंग निकाल लेना या डेटिंग निकल आना, यही प्रोसेसों के विशेष महत्व है। तो ये हो गई प्रोसेस की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोसेस की जो डेटिंग निकाली जाती है वो कौन कौन से मेथड से निकाली जाती है। तो जो प्रोसेसों की डेटिंग निकाली जाती है वो 2 मेथड से, 2 सिद्धांत है, उनके आधार पर डेटिंग निकाली जाती है। वो कौन कौन सी है? तो पहली जो है वो है हमारी पहली डेटिंग मेथड है। तो पहली डेटिंग मेथड है वो सापेक्ष तिथि विधि निर्धारण है। दूसरी ये है निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि। पूर्वाशेषों के या पुरावस्तुओं की तिथि निर्धारण की 2 विधियां हैं प्रमुख रूप से। कौन सी है? पहली सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि, दूसरी निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि। अब एक की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, फिर उनके अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है उनको देख लेते हैं। बात करें हम सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि, तो सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि ये पहली है, दूसरी निरपेक्ष है। इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये कार्बन C14 वृक्ष वलय और ये पोटेशियम, मतलब निरपेक्ष तिथि विधियों से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक आध नंबर के चांस रहते हैं इस लेसन से। तो इस उद्देश्य से हम लोग देख लेते हैं। तो सापेक्ष तिथि विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं उनको पढ़ेंगे, निरपेक्ष तिथि विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं उनको पढ़ेंगे। बात करें हम सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि क्या होती है, तो सापेक्ष तिथि निर्धारण में जो हमें पूर्वाशेष प्राप्त होते हैं उनकी जो डेट दी जाती है वो किसी सौर वर्ष में नहीं दी जाती है। प्रॉपर ये नहीं बताया जाता है कि जो ये वस्तु प्राप्त हुई है, ये एविडेंस प्राप्त हुआ, ये इतने साल पुराना है, ये ऐसी डेटिंग नहीं दी जाती है। इसमें जो डेटिंग दी जाती है वो ये परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक डेटिंग दी जाती है। इसका जो मेन मकसद रहता है सापेक्ष की कि इसमें एक तुलनात्मक डेटिंग दी जाती है। ये तुलनात्मक का अर्थ क्या लगाया जाता है, जैसे कि कोई ए पूरा स्थल है, दूसरा बी पूरा स्थल है, ये ए बी 2 पूरा स्थल है। इस पूरा स्थल से जो वस्तु मिली है और इस पूरा स्थल से जो वस्तु मिली है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि ए वाली वस्तु बी वाली वस्तु से इतने साल पुरानी है। यहाँ पे ये बताया जाएगा सापेक्ष तिथि निर्धारण के विधि कि ए वस्तु बी से पुरानी है, ए वस्तु बी से पुरानी, या फिर कह सकते हैं ए वस्तु बी से इतनी छोटी है। ऐसे तुलनात्मक करके बता सकते हैं, तुलना करके ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, ऐसे करके इसमें जितनी तिथि निर्धारण विधियां हैं इनके अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें क्या है, निरपेक्ष तिथि निर्धारण में, निरपेक्ष तिथि निर्धारण में प्रॉपर एक टाइम बताया जाता है कि ये वस्तु प्राप्त हुई तो ये वस्तु इतने साल पुरानी है। इसमें क्या है कि उनकी रूपरेखा बनावट के आधार पे तुलना करके बताया जाता है। जैसे कि अगर हम ले लें कि कोई संभवतः 8 वर्ष का बालक है, दूसरा बालक 10 वर्ष का बालक है, आपको उनकी डीओबी नहीं पता है कि उनकी सही मायने में डीओबी क्या है, लेकिन आप उनकी एज देख के आप अनुमान करके दोनों में तुलना करके बता देंगे ये बालक इससे छोटा है या ये इससे बड़ा है। यही नॉर्मल मेथड होता है। नेचुरल रूप से देखा जाए तो बड़े होने के, जैसे कि यंग लाइफ के कुछ अन्य अपने पहचान होती है, बाल्यावस्था की अन्य पहचान होती है, और बूढ़े होने की अन्य पहचान होती है। उसी के आधार पे तो आप तुलना करके बताते हैं कि ये बालक इससे छोटा है, ये इतना इससे बड़ा है, ये इस एज का होगा, तुलनात्मक करके ऐसे एक संभावित डेट बता देते हैं। तो वही बस है सापेक्ष तिथि निर्धारण में। सापेक्ष तिथि निर्धारण में जो डेटिंग दी जाती है वो तुलना करके बताई जाती है। एग्जैक्ट डेट सौर वर्षों में नहीं दी जाती है, इसमें जो है वो सौर वर्षों में दी जाती है। तो ये होगी बात। हम सापेक्ष तिथि निर्धारण के विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम निरपेक्ष देखेंगे। सापेक्ष की बात करें तो पहले जो सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि है वो है स्थिरीकरण।
स्तरीकरण जो विधि है ये सबसे महत्वपूर्ण विधि आती है सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, बात कर लेते हैं इसके जन्मदाता कौन है, इसको सबसे पहले किसने विकसित किया। तो स्तरीकरण जो विधि है इसको जो सबसे पहले विकसित किए थे वो किए थे पिट रीवर्स। विश्व लेवल पे जो विश्व संदर्भ में जो स्तरीकरण विधि का प्रयोग किए हैं वो पिट रीवर्स ने किया है। और भारत के पुरातत्व में जो पिट रीवर्स हैं इनके विचारों को, इनके सिद्धांतों को जो प्रयोग किए हैं वो किए हैं मार्टिमर महोदय। मार्टिमर हिलर महोदय जो हैं भारत में स्तरीकरण की विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि स्तरीकरण के जन्मदाता कौन है तो वो है मार्टिमर हिलर महोदय, लेकिन विश्व संदर्भ में पूछा जाए तो हो जाएंगे पिट रीवर्स। अब देख लेते हैं कि स्तरीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं। तो जैसे कि कोई पूरा स्थल है, ये समतल भूमि है, ये समतल भूमि है। पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद यहाँ से हमें 5 लेयर मिलती हैं। खुदाई किए, पहली लेयर मिली। लेयर की पहचान कैसे करते हैं, तो लेयर मिट्टी के कलर अलग अलग होता है, उसी के आधार पे अपने वो पैमाने होते हैं, उसी के आधार पे उन लेयरों को पहचान लिया जाता है। तो यहाँ से जैसे कि 5 लेयर मिली खुदाई में। ये कोई पूरा स्थल है, इस पूरा स्थल से हमें 5 लेयर मिली है। 5 लेयर स्तरीकरण को ही कहते हैं। स्तरीकरण मतलब ये चीजें जो जमाव दिख रहे हैं इन्हें ही स्तरी कहते हैं, स्तर कह सकते हैं। तो स्तरीकरण किसे कहा जाता है, तो ये जो लेयर होती है इन्हीं को ही स्तरीकरण कहा जाता है। तो इससे पूरा स्थल है, यहाँ से हमें 5 लेयर मिले हैं, 5 स्तर मिट्टी के जमाव के मिले हैं। तो ये ऊपर से जो गिना जाएगा ये कहा जाएगा ये हमें 5 स्तर या 5 स्तरीकरण मिले हैं। तो ये 5 स्तरीकरण हो गए। अगर यही पूछा जाए इसमें काल निर्धारण की दृष्टि से कि सबसे प्राचीन जमाव इसमें से मिट्टी का कौन सा है, सबसे नवीन जमाव कौन है, तो पुरातत्ववेत्ता क्या करेंगे, इसमें जो क्रम का नाम दिया जाता है कि लेयर को जो गिना जाता है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिना जाता है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे प्राचीन से नवीन देखा जाए कि कौन सी लेयर इसमें पूछा जाए सबसे प्राचीन होगी, तो इसमें उल्टा हो जाता है। ये जो क्रम चलता है ये नीचे से ऊपर चलता है। तो जो स्तरीकरण का काल संदर्भित किया जाता है या दिखाया जाता है वो रोमन अंकों में दिखाया जाता है। तो जैसे कि अगर सबसे प्राचीन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, ये हो जाएगा हमारा 5। ये हो गई लेयर। ये हो गई लेयर का काउंट किया जाएगा कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर। अगर पूछा जाए यहाँ पे काल, तो काल हो जाएगा प्रथम काल ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, 5th ये हो जाएगा। इसमें से अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन जमाव कौन सा होगा मिट्टी का, तो जो सबसे प्राचीन जमाव होगा ये प्राचीन जमाव होगा रोमन 1 फर्स्ट, तो सबसे प्राचीन ये हो जाएगा। नवीन पूछा जाए तो हो जाएगा 5। तो यही जो मिट्टी का जमाव होता है इसे ही स्तरीकरण कहते हैं। और इनका जो ये जो अंक दिया जाता है या काल निर्धारण दिया जाता है, ये याद रखिएगा, जो नंबरिंग दी जाती है लेयर की तो वो ऊपर से नीचे दी जाती है, लेकिन काल का जो समय दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, वो नीचे से ऊपर दिया जाता है। ये हो गई हमारी स्तरीकरण की बात। अब दूसरी डेटिंग है ये हमारी क्रॉस डेटिंग विधि। क्रॉस डेटिंग विधि में क्या होता है, क्रॉस डेटिंग विधि की बात करें तो क्रॉस डेटिंग विधि में ये होता है कोई निर्धारित एक पूरा स्थल होता है, जैसे कि पहले से यही पूरा स्थल हमारा लेयर निर्धारित हो गया कि इस काल में ये है, तो एक निर्धारित पूरा स्थल होता है। जब दूसरा नया स्थल खोदा जाता है उसी की डेटिंग की कंपेयर की जाती है। कि जैसे कि ये हो गया एक पूरा स्थल, ये पूरा एक स्थल हो गया, ये पूरा स्थल, ये जो पूरा स्थल है बी, इसकी जो डेटिंग है निर्धारित की गई वो पहले से ही निर्धारित है कि इस काल में ये चीज है। जैसे कि हम बात कर ले, इस पूरा स्थल से हमें OCP प्राप्त हुआ है। इस वाले पूरा स्थल की बात करें तो इससे PGW प्राप्त हुआ है।
और इससे बात करें तो NBPW प्राप्त हुआ है। ये बस एक समझने की कोशिश है बस, बाकी बहुत डिटेल समझना है तो इसकी परिभाषा आप बुक से ही समझ सकते हैं। ये एक निर्धारित पूरा स्थल है जिसकी डेटिंग हो गई है। जो नया पूरा स्थल खोजा गया वो ये नया पूरा स्थल है। यहाँ से कितने लेयर प्राप्त हुए? यहाँ से 3-4 लेयर प्राप्त हुए। तो यहाँ पे अगर यहाँ से हमें मिल रहा है, यहाँ से OCP मिल रहा है, यहाँ फिर जाके PGW मिल रहा है, यहाँ से PGW मिल ही नहीं रहा है, आगे जाके NBPW नहीं मिला, इसके जगह पे कोई दूसरा कल्चर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे ले ले तो यहाँ पे BRW जैसे मिल रहा है, यहाँ से BRW मिल रहा है। तो यहाँ पे जब ये लेयर प्राप्त होगी, यहाँ पे क्रॉस डेटिंग में ये पूरा स्थल नया वाला है, यहाँ से ये स्थल की डेटिंग और यहाँ पे पूर्वावशेष प्राप्त हुए। तो यहाँ पे कंपेयर करके देखा जाएगा। अच्छा, OCP यहाँ पे फर्स्ट लेयर से मिला है, यहाँ पे PGW सेकंड से मिला है, यहाँ पे लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, लेकिन ये यहीं पे सेकंड पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो डेटिंग निकालने का मेथड होता है, पुराने स्थल से क्रॉस के मिलाया जाता है कि इस लेयर से ये चीजें मिल रही, तो इस लेयर से ये इस काल से संबंधित ये मिट्टी का जमाव रहा होगा। ये होगी क्रॉस डेटिंग पद्धति। क्रॉस डेटिंग पद्धति के कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं कि जैसे क्रॉस डेटिंग जो विधि है, इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो फिल्डर पेट्री माने जाते हैं। और फिल्डर पेट्री ने सबसे पहले विश्व संदर्भ में इस तिथि विधि का प्रयोग किया था। वो कहाँ किए थे? तो ये मिस्र वाली एरिया, फिलिस्तीन जो एरिया है वहाँ के पूरा स्थल पे सबसे पहले ये क्रॉस डेटिंग का प्रयोग किए थे। और विशेषकर जो किए थे तो वहाँ पे जो रोमन मृदभांड थे उनके आधार पे ही किए थे, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे इनको रोमन मृदभांड मिले थे। वो कौन से मृदभांड थे? रोमन के जो एरेटाइन मृदभांड थे उन्हीं के आधारों पे यहाँ पे सर्वप्रथम फिल्डर पेट्री ने तिथि निर्धारण किया था। तो सबसे पहले जो क्रॉस डेटिंग का प्रयोग किए थे या फिर जन्मदाता माने जाते हैं वो फिल्डर पेट्री माने जाते हैं। कहाँ पे किए थे सबसे पहले प्रयोग? तो ये एरेटाइन रोमन मृदभांड में किए थे, विशेषकर उसी संदर्भ में प्रयोग भी किया जाता है। तीसरी डेटिंग है हमारे इसमें, तीसरी है ये भू आकृति विज्ञान। सापेक्ष तिथि विधि की है तीसरी डेटिंग भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान ये जो पुरातत्व सब्जेक्ट है, ये साइंस के सभी विषयों से संबंधित है। बस यही रीजन है कि इसका संबंध हर विषयों से रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा आकृति विज्ञान है वहां से जो जैसे कि हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कोई भी एविडेंस या अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनको इस भू आकृति विज्ञान जो है ना, उसके जो वहाँ पे रूल रेगुलेशन है, जो भी पैमाने निर्धारित हैं, वो जो पूरा शेष प्राप्त होते हैं, इनके आधार पे भी उनकी डेटिंग निकाली जाती है। जैसे कि अगर हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत ले लें, जैसे पृथ्वी के इतिहास को ले लें, तो पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा गया है और 5 महाकल्पों में अलग अलग कल्चर रहा है, अलग अलग जलवायु रही है, अलग अलग वहाँ पे मौसम रहा है। तो भू आकृति विज्ञान में सारी चीजें, ये सब एविडेंस हमें पैमाना मिलता है कि जैसे कि अगर हिमकाल का जो समय था वहाँ पे की मिट्टी का जमाव कैसा होगा, अगर शुष्क काल रहा है तो वहाँ की मिट्टी का जमाव कैसा रहा होगा, या फिर भारी वर्षा रही होगी तो उसका जमाव कैसा होगा। तो ये जो सब पैमाने मिलते हैं भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत मिलते हैं। अगर किसी मिट्टी से जैसे कि हिमायन ले ले, तो गुंज, मिडल, रिस जो ये हिमयान हुए हैं, तो वहाँ का जो जमाव होता है उसकी पहचान निर्धारित जो चीजें होंगी वो भू आकृति के अंतर्गत लिखी होंगी। तो उस साइंस से वो चीजें भी उठाई जाती है, फिर उनकी डेटिंग निर्धारित की जाती है। तो ये होगी भू आकृति विज्ञान। अब बात कर लेते हैं चौथी डेटिंग है। चौथी डेटिंग है हमारी प्रारूपकी विधि। प्रारूपकी विधि सापेक्ष तिथि की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। प्रारूपकी जो विधि है ये विशेषकर मृदभांडों के उपयोग में लाई जाती है, अन्यथा अन्य चीजों में भी लाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग में लाई जाती है वो मृदभांडों के उपयोग में ही प्रारूपकी विधि लाई जाती है। इसके जो जन्मदाता या विकास या डेवलपकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं CJ टॉमसन महोदय। CJ टॉमसन महोदय ने सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था वो मृदभांड और मुहरों में किया था। वो कैसे किए थे कि जैसे कि जो मृदभांड होते हैं या
किसी विशेष एक काल के जो मृदभान बनते हैं वो विशेष तकनीक के ही बनते हैं। जैसे कि कोई हस्त निर्मित मृदभान है तो उस समय पीरियड में जो प्रारंभिक रूप से बनाए जा रहे होंगे मृदभान वो हाथ से ही बनाए जाए होंगे। और बढ़ते आगे कालों में देखेंगे तो आते आते नौपाषाण काल तक जैसे जो मृदभान थे वो चाक के बनाए जाने लगे थे। तो ये सब जो डेवलप के चेंजिंग देखे गए हैं उन्हीं के आधारों पे ये प्रारूप की विधि निर्धारण विधि के अंतर्गत चीजें रखी जाती हैं कि जैसे जो भी प्रोसेस मिल रहा है वो किसी कल्चर से संबंधित है। जैसे कि एनबीबी के मृदभान मिले तो एनबीबी के मृदभानों की विशेषता है कि वो खनकदार और चमकीले और अच्छे ब्लैक पॉलिश के पाए जाएंगे। तो अगर वैसे कोई मृदभान मिल रहे हैं तो एनपीपीडब्ल्यू के अंतर्गत रख दी जाएंगे प्रारूप की विधि के अंतर्गत। किसी पूरे स्थल से अगर ओसीपी से संबंधित ओसीपी जो मृदभान है उनसे संबंधित विशेषताओं वाले मृदभान मिल रहे हैं। जैसे कि मृदभान अगर छूने से उनका रंग छूट जा रहा है, वो खुरखरे हैं, वो टूट जा रहे हैं, तो उनकी विशेषता है कि ये विशेषता जो है ओसीपी के। ऐसे ही मृदभान किसी अन्य पूरा स्थल से मिले तो उनको मिलते जुलते रूप में उन्हीं पीरियड के अंतर्गत रख दिया जाएगा। तो इसी को मतलब एक से एक प्रारूप उसकी तकनीक के आधार पर मिला के जो डेटिंग दी जाती है वो प्रारूप की विधि के अंतर्गत आता है। इसके जन्मदाता पूछे जाते हैं तो जो जन्मदाता है इसके वो सीजे टॉमसन महोदय हैं। ये हो गई। पांचवी विधि जो है हमारी, ये है हमारी फ्लोरीन विश्लेषण विधि। फ्लोरीन विश्लेषण विधि नाम से लगता है कि ये निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि की है, लेकिन ये कंफ्यूजन के लिए इसीलिए दे देते हैं कि सापेक्ष की तिथि विधियों को छाटिए और निरपेक्ष की तिथि विधियों को छाटिए। तो ये जो फ्लोरीन विश्लेषण विधि है सापेक्ष विधि की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः हड्डियों से संबंधित जो एविडेंस प्राप्त होते हैं पूरा स्थल उनकी डेटिंग एविडेंस के आधार पे की जाती है। जैसे कि जो पुरातत्ववेत्ता है किसी स्थल पे उत्खनन कर रहे हैं, वहां से अगर कोई हड्डी मिल रही है तो फ्लोरीन विश्लेषण विधि के अंतर्गत विशेषकर जो जानवरों की मनुष्य की हड्डियां मिलती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और सामान्यतः देखा जाए कि तो जो हड्डियां बनी होती हैं वो बनी होती हैं कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। जितनी भी हड्डियां बनी होती हैं मेल फीमेल और जानवरों की जितनी भी हड्डियां मिलती है सामान्यतः इन्हीं मात्राओं की क्वांटिटी उसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बात है कि जब निर्जीव हो जाती हैं चीजें, मतलब उसमें जीवन समाप्त हो जाता है, तो हड्डियों में एक ये विशेषता ये है कि जब वो मिट्टी के संपर्क में आएंगी तो अगर मिट्टी के संपर्क में नहीं है तो वहाँ पे फ्लोरीन उतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हड्डियाँ अवशेष मिट्टी के संपर्क पे आएंगे तो वहाँ पे वो फ्लोरीन को अवशोषित कर लेते हैं। फ्लोरीन का हड्डी के ऊपर विशेष प्रकार का एक जमाव हो जाता है। तो जिस हड्डी पे फ्लोरीन की मात्रा अधिक पाई जाती है उसका एक निर्धारित पैमाना होता है, उसी के आधार पे वो लोग डेटिंग निकालते हैं। तो जिस हड्डी पे जितना भी फ्लोरीन का मात्रा या परत ज्यादा पाई जाएगी वो हड्डी वो एविडेंस उतना ही पुराना पाया जाएगा, और जितना वो हड्डी एविडेंस में फ्लोरीन की मात्रा कम पाई जाएगी वो पूरा स्थल उतना ही कम पुराना माना जाएगा। वो निर्धारित अपना पैमाना होता है। हम लोग यहाँ पे केवल डेटिंग देखेंगे। ये हो गई फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो बात करें कि इसके जन्मदाता पूछे जाते हैं तो जो फ्लोरीन के जन्मदाता हैं वो माने जाते हैं के.पी. ओकली महोदय। जो फ्लोरीन विधि है, फ्लोरीन विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो के.पी. ओकली महोदय माने जाते हैं। इन्होंने ये सर्वप्रथम फ्लोरीन विश्लेषण विधि का प्रयोग किया था। ये इस विधि का जो प्रयोग किए थे वो ब्रिटेन का एक मानव था। ब्रिटेन के मानव का प्रेक्षण विधि का प्रयोग किए थे। वो ब्रिटेन का कौन सा मानव था? तो ब्रिटेन का मानव था फील्ड डाउन मानव। ये ब्रिटेन वाले क्षेत्र में फील्ड डाउन मानव पाया जाता है। वही पूर्वावशेषों पे, इसी के पूर्वावशेषों पे सर्वप्रथम के.पी. ओकली महोदय ने फ्लोरीन विश्लेषण विधि का प्रयोग किया था। ये हो गई। अगली विधि है हमारी छठी, ये है पूरा पराग विश्लेषण विधि। छठी विधि है सापेक्ष तिथि निर्धारण की पूरा पराग विश्लेषण विधि। पूरा पराग विश्लेषण विधि, ये इस विधि में जैसे कि उतनी टाइम का जितनी टाइप का वो एविडेंस प्राप्त हुआ है तो उतनी टाइम
क्लाइमेट में क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या वहाँ की जलवायु थी, इस चीज़ों का भी पूरा पराग विश्लेषण विधि के अंतर्गत पता चल जाता है। जैसे सामान्यतः जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें बीज पाया जाता है, या फिर जिसमें फूल खिलेगा तो फूल खिलेगा या फूल से बीज बनेगा, तो उसमें फूल और जो फूल और फल के बीच की जो कड़ी होती है इसके बीच उसमें पराग पाए जाते हैं। कोई भी अगर आप फूल छोटा सा तोड़ेंगे, जितना भी पौधा होता है बीज या फल आला, उसमें बिना पराग विधि के मतलब पराग एक यहाँ पे क्रिया होती है। जब फल फूल के बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें एक पराग विधि होती है। पराग जब तक नहीं होगा तब तक वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बीज या फल नहीं आएगा। तो वो छोटे छोटे से एकदम बारीक, उनको ऐसे सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, उसको विशेष मशीन से द्वारा ही देखा जा सकता है कि एकदम छोटे होते हैं पराग कण जो पाए जाते हैं। पराग कण जो पाए जाते हैं वो उतनी टाइम पे जितनी भी कैसी भी जलवायु रही है, कैसा मौसम रहा है और उसकी टाइम पीरियड क्या है और पराग कणों की क्या विशेषता है, ये अपनी अनेक चीजें साथ में बता देते हैं। पराग कण अपनी जात प्रजात बताने के साथ साथ बहुत सारी चीजें उतनी टाइम क्लाइमेट से लेकर मनुष्य के बीच की बता देते हैं। तो पराग कण जो होते हैं ये मिट्टी में जाके, अगर मिट्टी में पराग कण मिल गए तो पराग कण वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। नष्ट दो ही शर्तों पे हो सकते हैं, या फिर वहाँ की जो जमीन होती है वो अम्लीय हो या फिर क्षारीय। अगर वहाँ की जमीन अम्लीय और क्षारीय नहीं है तो पराग कण नष्ट नहीं हो सकते हैं। अगर उत्खनन में जो पराग कण मिल गए तो वहाँ के उतने समय की जो भी कृषि संबंधित चीजें होंगी, क्लाइमेट से संबंधित चीजें होंगी और टाइम पीरियड, तीनों चीजों का अच्छे से पता चल जाएगा। पराग कणों का जो साइज होता है वो सबसे कम होता है। कितना होता है ये? तो जो इसका पराग कणों का जो साइज होता है वो होता है 0.01, यहाँ से लेके 0.01, ये जो होता है मिलीमीटर। ये पराग कणों का साइज होता है, वजन होता है 0.01 से 0.01 मिलीमीटर जो होता है, ये पराग कणों का साइज होता है। बात करें पूरा पराग विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है, तो पूरा पराग विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो लेनर वान पोस्ट महोदय माने जाते हैं। इसके जन्मदाता पूछे जाते हैं तो जन्मदाता कौन है? लेनर वान पोस्ट महोदय। इसके आगे की विधि है ये हमारी पूरा जीव विज्ञान। पूरा जीव विज्ञान जैसे कि जो पूरा स्थल होते हैं वहां से कोई विशेष प्रकार के जानवरों के एविडेंस मिले हैं। तो जैसे कि हमें डायनासोर ले लें तो डायनासोर आज धरती पे नहीं है, लेकिन पूरा जीव विज्ञान में वो निर्धारित पैमाने में लिखा है कि इस पीरियड में ये जंतु थे। तो जैसे उससे संबंधित जो एविडेंस मिलते हैं वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर इसका जो डेटिंग मेथड निकाला जाता है वो पूरा जीव विज्ञान से संबंधित जो निर्धारित पैमाने होते हैं उनके आधार पर निकाला जाता है। तो ये हो गई हमारी सापेक्ष तिथि निर्धारण की विधियां। इसमें से ये चीजें, ये जो पूरा है और भू आकृति है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्तरीकरण, दूसरा है प्रारूपिकी, फिर फ्लोरिंग, फिर है पूरा पराग विश्लेषण विधि। ये हो गई। अब हम लोग देखेंगे मुख्य विधि जो है ये है हमारी निरपेक्ष तिथि विधि। निरपेक्ष तिथि विधि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो डेटिंग देती है सौर वर्षों में डेटिंग देती हैं। इनकी बात करें तो इसकी जो सबसे पहली विधि है वो है हमारी अनुवर्ष स्तर। निरपेक्ष तिथि विधि में जो डेटिंग दी जाती है वो सौर वर्षों में प्रॉपर बताया जाता है। ये जो डेटिंग है ये पूरा वस्तु जो प्राप्त हुई है इसकी डेटिंग 10 वर्ष पुरानी है, 20 वर्ष पुरानी है या 10 लाख पुरानी है। ये जो डेटिंग दी जाती है वो निरपेक्ष तिथि विधियों के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसकी जो डेटिंग की पहली विधि है वो है अनुवर्ष स्तर विधि, अनुवर्ष विश्लेषण विधि। इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो वरेन जेराल्ड गियर माने जाते हैं। इसको इंग्लिश में वर्म एनालिसिस विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते। इसमें ये रहता है कि हर वर्ष
पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार का मिट्टी का जमाव पाया जाता है। उसकी पहचान सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वो निर्धारित पैमाने हैं अपने, उसके आधार पर उसकी पहचान की जाती है। तो हर वर्ष जो पृथ्वी पे जमाव पाया जाता है, तो जैसे जिस वर्ष सूखा रहा होगा सूखे के एविडेंस पाए जाएंगे, अगर उस वर्ष भारी वर्षा होगी तो उसकी बनावट अपनी अलग जमाव की रहेगी, अगर हिमयान रहा होगा, बर्फबारी रहेगी तो उसके जमाव की जो पैमाने होंगे, लक्षण होंगे, अलग होंगे। तो उस आधार पे इसका विश्लेषण करके डेटिंग निकाला जाता है। ये विधि कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी विधि देखते हैं। तो दूसरी जो विधि है ये, इसे वर्म एनालिसिस के नाम से भी हो सकता है, दे सकते हैं इंग्लिश में, इसे वर्म एनालिसिस भी कहा जाता है। दूसरी विधि जो है, दूसरी विधि है हमारी वृक्ष वलय विधि। वृक्ष वलय विधि से क्या मतलब है? वृक्ष में पेड़, वलय में रिंग और विधि में तकनीकी। तो वृक्ष वलय विधि जो इसके जन्मदाता माने जाते हैं वो माने जाते हैं ए.ई. डगलस महोदय ने। ये एक वनस्पति वेता थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1901 से लेकर 1913 के बीच वृक्ष वलय विधि का प्रयोग किया था या डेवलप किया था। इस विधि में क्या होता है कि वनस्पति के जो विज्ञान है उसके हिसाब से हर वर्ष पेड़ में एक वलय, एक रिंग मिलता है। उस रिंग को सामान्य आंखों से आप नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे तभी दिखेगी कि वो रिंग जो होती है ना बहुत बारीक बनी होती है। आपको वैसे भी दिख जाएंगी लेकिन वो एक रिंग में बहुत सारी रिंग समाहित होंगी। तो वनस्पति विज्ञान के हिसाब से हर वर्ष पेड़ में एक रिंग बनता है। तो एक रिंग एक वर्ष को निर्धारित करता है, एक वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई लकड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ, उस पे रिंग के एविडेंस पाए जाते हैं, तो वो एक रिंग एक वर्ष का माना जाता है। तो उन्हीं रिंग का ही ये वृक्ष वलय विधि में गणना की जाती है। तो इसमें जो सबसे कम माना जाता है वो 60 से कम रिंग का यहाँ पे जो काउंटिंग होती है वो नहीं हो पाती। तो कम से कम जो आपको एविडेंस प्राप्त हुआ है लकड़ी का, उसमें 60 से 200 रिंग होनी चाहिए, तभी उसकी गणना होना संभव है। इससे भी मिनिमम है तो 30 हो सकता है, अन्यथा 60 से 200 के बीच अगर उस लकड़ी में रिंग पाए जाते हैं तभी उसका इस विधि के अंतर्गत उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो वृक्ष वलय विधि के जन्मदाता ए.ई. डगलस है। उन्होंने 1901 से 1913 के बीच विकसित किया था। इसमें देखते होंगे कोई भी अगर सामान्य ही लकड़ी देखेंगे तो उसमें ये लकड़ी हो गई, अगर उसको काट के बीच से देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे 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 ढीले ढीले करके ऐसे ऐसे करके आपको अलग अलग कलर के रिंग दिखाई देंगे। जो ये होते इन्हें ही वलय या रिंग कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी वृक्ष वलय विधि। तीसरी विधि देखते हैं। तो तीसरी विधि जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है निरपेक्ष तिथि विधियों में। ये विधि है रेडियो कार्बन C14 विधि। रेडियो C14 14 विधि सापेक्ष तिथि में सबसे महत्वपूर्ण है। जब से पूरा तत्व में ये विधि प्रयोग आने लगी तो डेटिंग निकालने में और भी आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ इस विधि में बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। इसमें क्या देखा जाता है कि पहले जान लेते हैं ये कार्बन 14 है क्या। तो जैसे कि वायुमंडल में कार्बन C14 और कार्बन C12 मौजूद रहता है और सजीव चीजें जो रहती हैं इनका शोषण अवशोषण करती हैं। कार्बन जो C14 है ये जो वायुमंडल में मौजूद है, जैसे कि ये सजीव चीजें जितनी हैं वो कार्बन में मौजूद कार्बन C14 कार्बन 12 से क्रिया करके उसकी क्रियाविधि करता रहता है। लेकिन अगर चीजें कोई मर जाती है या निर्जीव हो जाती हैं, उस स्थिति में ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसमें से क्या होता है कि ये चीजें स्थिर हो जाती हैं, लेकिन एक कार्बन होता है कार्बन C14, दूसरा है कार्बन C12। कार्बन C14 जो है ये जब चीजें निर्जीव हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो ये घटने लगता है। लेकिन कार्बन C12 जो है ये स्थिर रहता है। ये कार्बन C12 जितना होगा, अगर मरते टाइम व्यक्ति के होने की अवस्था में मान लेते हैं किसी चीज में
जो कार्बन C12 की मात्रा है, मान लेते हैं 50 ग्राम है। 50 ग्राम है, ये जो है ये मरने की टाइम है उस एविडेंस में। तो उस एविडेंस में अगर कार्बन C14 में 50 ग्राम थी, ये कितनी भी जितने टाइम तक वो एविडेंस मिट्टी में रहेगा, जितनी टाइम तक रहेगा, सड़े गलेगा नहीं, लेकिन ये कार्बन C12 जो उतने का उतना 50 ग्राम ही रहेगा। और बात कर लेते हैं कि अगर उसी चीज में कार्बन C14 में 50 ग्राम ही है, 50 ग्राम ही है, तो कार्बन C14 जो है ना ये घटने लगता है। जब निर्जीव हो जाती है चीजें तो कार्बन C14 जो होता है वो घटने लगता है, और कार्बन C12 जो है ना वो स्थिर होता है। जितना होगा कार्बन C12 वो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन कार्बन C14 जो होता है वो घटने लगता है। तो जब कोई भी वस्तु मिलती है कार्बन C14 तो उसका नापा जाता है, और जब नापा जाता है तो ये एक निर्धारित पैमाना रहता है कि जब वो ये मात्रा इतनी हो जाएगी तो उसकी अर्धवायु इतनी मानी जाती है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे कि अगर ये जो कार्बन C14 है, मान लेते हैं कार्बन C12 तो उतने का उतना ही है, लेकिन कार्बन C14 क्या है, कार्बन C14 50 से 25 बचा है। तो 50 से 25 बचा है तो इसकी डेटिंग का पैमाना होता है कि इसकी जो हाफ लाइन मानी जाती है, मतलब अगर 25 बचा हुआ है, इसमें 50 है लेकिन इसमें 25 बता है, ये घट के अपघटित हो जाता है, अपक्षय हो जाता है कार्बन C14 का। तो 25 बता है, तो इसकी जो हाफ डेट मानी जाएगी वो मानी जाएगी 5730, 5730 मानी जाएगी। तो इसका ऑटोमेटिक जब 50 से 25% उसमें बचेगा ये कार्बन C14, तो मान लिया जाएगा ये वस्तु 5730 वर्ष पुरानी है। इसके ये पैमाने होते हैं। बात कर लेते हैं कि ये जो विधि हाफ डेटिंग दी गई है, ये हाफ डेटिंग जो दिए हैं वो विद्वान है, ये पूछा जाता है। ये है एच गुडविल महोदय ने। एच गुडविल महोदय ने ही कार्बन C14 की हाफ लाइन दी है। तो ये पूछा भी गया है कई बार कि कार्बन C14 की हाफ लाइन या हाफ समय कौन सा माना जाता है, क्या माना जाता है। तो जो सबसे सामान्य मान्य मत माना जाता है वो 5730 माना जाता है। कहीं कहीं पे 5330 भी मिल जाता है और 5530 भी मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये 5730 ही मानी जाती है। इसकी हाफ लाइन जो दिए हैं, कौन दिए हैं, तो वो एच गुडविल महोदय ने दिए हैं। रेडियो कार्बन विधि किस किस प्रोसेस प्राप्त हुई तो उसमें प्रयोग की जाती है। तो जैसे कि अगर कोई कोयले से संबंधित चीजें हैं, लकड़ी है, इसके अलावा जो अन्य अवशेष होते हैं, पत्थर से संबंधित और मानव से संबंधित भी कुछ चीजें होती हैं, उन सब चीजों में ये कार्बन C14 प्रयोग किया जा सकता है। विशेषकर जो ऑप्शन देते हैं, मृदवान भी दे देते हैं, लेकिन विशेषकर जो कार्बन C14 प्रयोग किया जाता है वो लकड़ी और कोयले की चीजों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो फसल से प्राप्त एविडेंस होते हैं उनमें भी किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके जन्मदाता पूछे जाते हैं C14 के, कि इसके रेडियो कार्बन C14 के जन्मदाता कौन है, या फिर किसको इसको किसने डेवलप किया है। तो बात कर लेते हैं, इसको जो सबसे पहले डेवलप किए हैं वो है 1949 ईस्वी में किए थे। एक अमेरिका के भौतिकवेत्ता थे, मतलब भौतिक विज्ञान वेत्ता थे, उन्होंने सबसे पहले किए थे। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है B.F. लिब्बी। B.F. लिब्बी जो है ये अमेरिका के भौतिकवेत्ता थे। इन्होंने ही सबसे पहले कार्बन C14 विधि के डेवलप किया था और इसको प्रयोग किया था। इसका जो प्रयोग किए थे वो किए थे दक्षिण अफ्रीका वाली एरिया में किए थे। इसकी हाफ लाइन पूछ लेते हैं, तो 5730 है, किसने दिया था, तो गुडविल महोदय ने दिया था। B.F. लिब्बी जो थे, B.W. लिब्बी जो थे, ये एक अमेरिका के भौतिकवेत्ता थे। ये हो गई बात। अब अगली विधि देखते हैं, तो अगली विधि जो है हमारी वो है हमारी पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन जो विधि है, ये विधि भी सापेक्ष निरपेक्ष तिथि विधियों में महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि सबसे जो मतलब लार्जेस्ट डेटिंग निकाली जाती है वो पोटेशियम आर्गन विधि के अंतर्गत निकाली जाती है। बात कर लेते हैं ये पोटेशियम आर्गन विधि होती क्या है। तो पोटेशियम आर्गन विधि, ये विधि जो प्रयोग की जाती है, ये विशेषकर जो प्रयोग की जाती है ज्वालामुखी वाली जो आग होती है, ज्वालामुखी से संबंधित निर्मित जो परत पाई जाती है, जमाव पाया जाता है, या फिर पत्थर पाए जाते हैं या राख पाई जाती है, उसमें प्रयोग की जाती है। मतलब ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी एविडेंस होंगे उस चीज में जो प्रयोग की जाएगी वो पोटेशियम आर्गन विधि प्रयोग की जाएगी, या फिर जो प्राचीन चट्टानें होती उसमें पोटेशियम आर्गन विधि प्रयोग की जाती है।
इसके जो प्रयोग किए हैं या फिर इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो CFB वाइजर। पोटेशियम आर्गन विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो CFB वाइजर महोदय माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले अफ्रीका के तंजानिया घाटी में स्थित एक पूरा स्थल है जिसका नाम है ओल्ड वाई गर्ज या फिर ओल्ड वाई घाटी। तो सबसे पहले पोटेशियम आर्गन विधि का जो प्रयोग किए थे वो CF वाइजर महोदय ने किया था। कहाँ किया था? तो ओल्ड वाई गर्ज ओल्ड वाई घाटी में किया था सबसे पहले। और किस स्थल पे किया था? तो तंजानिया में जो ओल्ड वाई गर्ज घाटी पड़ती है उस पे किया था। और जो तंजानिया पड़ता है या ओल्ड वाई पड़ती है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। तो वहां पे जो घाटी प्राप्त हुई थी सबसे पहले वहां पे प्रयोग किए थे। पोटेशियम आर्गन विधि की क्या विशेषता है कि पोटेशियम आर्गन विधि में जो मैक्सिमम डेट दी जा सकती है कि किसी पूरा स्थल की किसी एविडेंस की, तो वो 30,000 करोड़ वर्ष पुरानी डेटिंग बता सकता। कोई वस्तु अगर 30,000 करोड़ वर्ष पुरानी होगी उसकी भी डेटिंग पोटेशियम आर्गन विधि के अंतर्गत बताई जा सकती है। उसकी लेकिन मिनिमम कम से कम वो वस्तु 30,000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, तभी इसी पोटेशियम आर्गन विधि के अंतर्गत उसकी डेटिंग की जा सकती है। तो इसकी जो डेटिंग मानी जाती है निकालने की मैक्सिमम से जो बता सकता है वो 30,000 करोड़ से लेके 30,000 ईसा पूर्व बताई जा सकती है। अगर 30,000 वर्ष से पुरानी कोई चीज है तो पोटेशियम आर्गन विधि के अंतर्गत उसकी डेटिंग नहीं निकाली जा सकती है। और यहाँ पे जो भारत के संदर्भ में पोटेशियम आर्गन विधि प्रयोग की गई है वो महाराष्ट्र का जो बोरी स्थल है वहां पे जो तिथि विधि प्रयोग की गई है वो पोटेशियम आर्गन विधि प्रयोग की गई है। तो ये बोरी में कौन सी डेट विधि प्रयोग की गई ये पूछा भी गया है। ये होगी हमारी पोटेशियम आर्गन विधि। अगली देख लेते हैं। तो अगली जो विधि है वो हमारी उष्मादीप्त तिथि विधि। ये है उष्मादीप्त तिथि विधि। उष्मादीप्त तिथि विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो है F डेनियल महोदय ने। और कब किए थे? तो 1953 में किए थे। उष्मादीप्त विधि के जन्मदाता जो माने जाते हैं वो F डेनियल माने जाते हैं। कब किए थे? तो 1953 ईस्वी में किए थे। बात कर लेते हैं उष्मादीप्त विधि प्रयोग किसमें की जाती है। तो उष्मादीप्त विधि जो प्रयोग की जाती है वो विशेषकर मृत भांडों में किए जाते हैं। कुल मिला के मिट्टी की जितनी भी वस्तुएं हैं जो पकाई गई हो, किस आंच में पकाई गई, मतलब पक्की मिट्टी की जितनी भी वस्तुएं होंगी उनकी जो तिथि निकाली जाएगी। जैसे मिट्टी से बने हुए मृदभांड होते हैं, मूर्तियां होती हैं, मोहरे होते हैं इत्यादि जो भी एनिमल चीजें मिट्टी की बनी होंगी वो पकी मिट्टी से होंगी, उनकी तिथि निकाली जाएगी उष्मादीप्त पद्धति से। उसमें क्या किया जाता है कि जो भी एविडेंस प्राप्त होता है उसको 500 से लेके 1200 सेंटी तापमान पे उसको पुनः पकाया जाता है। मतलब जो भी एविडेंस मिट्टी का प्राप्त हुआ है उसको 500 से लेके 1200 तापमान पे सेंटीग्रेड तापमान में उसको पुनः फिर से पकाया जाता है, तब जाके उसकी डेटिंग निकाली जाती है। वो उसका पैमाना है उसके आधार पे। तो ये हो सकता पूछा जा सकता है कि उष्मादीप्त विधि में जो एविडेंस प्राप्त होते हैं उनको कितने सेंटीग्रेड पे उष्मादीप्त विधि में एविडेंस को कितने तापमान पे पकाया जाता है। तो 500 से लेके 1200 सेंटीग्रेड तापमान पे पकाया जाता है। अब अन्य विधि की बात कर लेते हैं। वो ना के बराबर पूछी जाती है लेकिन फिर भी हम लोग उष्मादीप्त विधि को टीएल मेटिंग या थर्मोलिसिस तिथि विधि के भी नाम से जाना जाता है। टीएल डेटिंग शॉर्टकट में टीएल डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है कि तो थर्मोलिसिस डेटिंग के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद अन्य तिथि विधि है जो कम पूछी जाती है लेकिन नवीन है, हो सकता पूछी जाए। अन्य विधि में हमारी फिशन ट्रैक विधि। फिशन ट्रैक विधि जो है ये उष्मादीप्त पद्धति के ही अंतर्गत आती है। इसमें भी हमें जो मिट्टी से संबंधित चीजें होती है, पक्की मिट्टी से संबंधित चीजों का ही अध्ययन किया जाता है, डेटिंग निकाला जाता है। दूसरी है अन्य OSL डेटिंग विधि। इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो मिट्टी से पक्की मिट्टी से संबंधित चीजों का ही अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो कृषि साक्ष्य होते हैं उनका भी अध्ययन OSL डेटिंग के अध्ययन किया जाता है। ये जो डेटिंग है ये सब नवीन डेटिंग है, तो हो सकता पूछा जा सकता है फिशन ट्रैक तिथि विधि, OSL तिथि विधि, और ये लास्ट वाली विधि जो है ये
ESR तिथि विधि है। ESR तिथि विधि हो सकता है पूछ से। तो इस ESR तिथि विधि जो है, जो प्रयोग की जाती है, वो जैसे कि पुरुष से संबंधित आपको एनिमल। ESR जो डेटिंग मेथड है, इसके अंतर्गत विशेषकर जो दांत होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, या फिर एनिमल जो संबंधित होती है चीजें उनका अध्ययन किया जाता है। तो ESR डेटिंग में विशेषकर जो दांत वाले भाग पाए जाते हैं पूर्वाश्रसों में, उनका अध्ययन जो किया जाता है, उनकी डेटिंग जो निकाली जाती है वो ESR तिथि विधि से निकाली जाती है। तो ये हो गई हमारी तिथि विधियां, जो सापेक्ष तिथि विधि थी और निरपेक्ष तिथि विधि थी। इनके अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती हैं उनको हम लोगों ने देख लिया है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक था वो हुआ हमारा पूरा। तो आज के लिए आज के टॉपिक के यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बाकी आज के लिए जय हिंद।